चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। जहां संदेश खाली में रेड करने पहुंची थी ईडी, छापेमारी के दौरान हमला हुआ ईडी की टीम पर। टीएमसी नेता के ठिकानों पर रेड करने के लिए ईडी पहुंची थी। राशन घोटाला मामले में ईडी के छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी पर हमला किया गया। बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां खान के ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी। जब टीम वहां पर पहुंची तो उन पर हमला कर दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां ईडी की टीम पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में यह हमला हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि संदेश खाली में रेड करने के लिए जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उन पर हमला हो गया। छापेमारी के दौरान यह हमला किया गया। ईडी की टीम पर टीएमसी नेता के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी ईडी की टीम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईडी की टीम पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ। छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और उसी दौरान हमला किया गया ईडी टीम पर। तो संदेश खाली में रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और इस दौरान ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया। छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ ईडी की टीम पर। टीएमसी नेता के ठिकाने पर रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और इसी दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया है। आपको बता दें, टीएमसी नेता हैं शाहजहां खान, जिनके ठिकाने पर रेड करने के लिए टीम पहुंची थी और साथ ही राशन घोटाला मामले में ईडी ने छापेमारी करने के लिए वहां पर पहुंची थी और ईडी के टीम पर ही उल्टा हमला कर दिया गया। तो पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता के घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी ईडी की टीम और इस दौरान देखिए हमला किया गया। गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है वहां के लोगों की ओर से, और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही ईडी की टीम पर हमले की खबर सामने आई है। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीज़ें होती रहेगी। देखिए, इन सब के ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था, लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से जंगल राज में बदल दिया है, इसका प्रमाण है कि ईडी के टीम पर भी हमला हुआ है। ये पूरी तरह देखिए, बंगाल का हाल इसीलिए सबका जानकारी है ही है। वो वहाँ आइन का शासन नहीं चलता है। लोकतंत्र जो सिस्टम बार बार फेल हो रहा है, इसलिए ईडी का ऊपर हमला हो रहा है। वहाँ देश के खिलाफ जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी मजबूती हो रहा है। इतना बम बारूद पिस्तौल हर रोज मिल रहा है, लेकिन उनका ऊपर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ इमरजेंसी देकर वो गवर्नमेंट का हटा के वहाँ कानून का शासन लगाने सबसे पहले जरूरी है।
रुख अगली बड़ी खबर का करते हैं। पीएम मोदी का मुरीद हुआ चीन। ग्लोबल टाइम्स ने की पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ। देश में जारी आर्थिक वृद्धि की तारीफ की गई। मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ा है भारत। तो चीन ने भारत की खुलकर तारीफ की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई, उनके नीतियों की तारीफ की गई। साथ ही उन्होंने देश को ताकतवर देश बताया। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है। और इसी बीच श्री कल्याण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। बहरहाल रुक करते हैं खबरों का। भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। चीन ने यह कहते हुए न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, साथ ही ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है यानी भारत काफी ज्यादा विकसित हुआ है और एक ताकतवर देश के तौर पर भारत उभरा है। तेजी से आगे लगातार आर्थिक तौर पर भारत बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत अब रणनीति रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो झांग जियाडोंग का यह आर्टिकल लगातार वायरल हो रहा है और उन्होंने इस आर्टिकल में न केवल भारत की तारीफ की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के हो रहे विकास की भी तारीफ की है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आर्टिकल सामने आया है उसमें क्या खासियत है और पीएम मोदी की क्या तारीफ की गई। ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा। चीन सरकार का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स अखबार, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ, भारत का जिक्र हुआ। आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में भारत का शानदार परिणाम रहा है और साथ ही नैरेटिव के विकास के लिए ज्यादा सक्रियता से काम अब भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार बढ़ रहा है और साथ ही देखिए, बीते सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार आई है और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि पांचवी अर्थव्यवस्था अब भारत बन चुका है और पांचवी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही आर्थिक तौर पर और मजबूती भारत को मिलेगी। भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति काफी सुधरी है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती शक्तिशाली देश में से एक है। तो चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान लिया है। चलिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। प्रियंका गांधी को रायबरेली से मिल सकता है टिकट। तेलंगाना कांग्रेस ने बैठक में रखा प्रस्ताव। तेलंगाना से प्रियंका गांधी लड़ सकती है चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो टीम है उन्होंने ये तय किया है। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर बैठक में चर्चा हुई और साथ ही बैठक में चर्चा के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को रायबरेली से मिल सकता है टिकट। तेलंगाना कांग्रेस ने बैठक में ये प्रस्ताव रखा है। रायबरेली से अब टिकट प्रियंका गांधी को मिल सकता है। तेलंगाना से प्रियंका गांधी लड़ सकती है चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, बैठक हुई कांग्रेस की तरफ से और बैठक होने के साथ ही ये तय हुआ कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह से और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। लोकसभा चुनाव जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो। इसके अलावा कल जो मैनिफेस्टो को लेकर भी बैठक हुई थी शाम 6 बजे, वो भी हमने आपको दिखाया था और बैठक के बाद
जो चर्चा हुई और इंतजार किया जा रहा है अब चुनाव के दौरान आखिर किस तरीके से और मजबूत कांग्रेस हो सकता है, लोकसभा चुनाव में आखिर किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सकता है, क्या नीति होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की गई बैठक में। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं इसका प्रभाव लोगों पर कितना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की तो उसका प्रभाव लोगों पर अच्छा खासा पड़ा था और अब लोकसभा चुनाव से पहले जब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी तो इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन कनोडिया जुड़ गई है और साथ ही न्यूज रूम से मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सागर मिश्रा। सबसे पहले तो सागर आपका ही रुख करते हुए जानना चाहूंगी, देखिए प्रियंका गांधी को लेकर बैठक में चर्चा ये चल रही है कि रायबरेली सीट से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लोकसभा चुनाव जो है रायबरेली सीट से ही वो लड़ सकती हैं। सागर पूजा, अगर हम बताएं तो कांग्रेस की बैठक में ये प्रस्ताव इसीलिए रखा गया क्योंकि रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। वीवीआईपी सीटों को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। रायबरेली की पहले हम बात करेंगे, फिर आएंगे तेलंगाना पे। रायबरेली जहां पर पिछले देखिए लगभग 56 सालों से कांग्रेस का वहां पर दबदबा देखा गया है। 4 बार से लगातार वहां पर सोनिया गांधी जीतती चली आ रही है। 72 सालों में 66 साल वहां पर कांग्रेस का दबदबा देखा गया और 56 साल तो नेहरू और गांधी परिवार के लोग ही वहां पर दिखाई दिए सत्ता में। लेकिन इस बार क्या होगा, केवल 6 साल ही ऐसा रहा जब कोई विपक्ष का नेता वहां पर जीत कर आया हो। और अगर हम बात करें तेलंगाना की मेंढक सीट की, जहां से इंदिरा गांधी भी चुनावी मैदान में लड़ी थी और इस बार चर्चाएं हैं कि सोनिया गांधी को उतारा जा सकता है। यह फैसला इसीलिए क्योंकि रायबरेली तो पहले से ही कांग्रेस का किला माना जाता है, बहुत मजबूत, जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए बहुत कठिन है। हर बार वो चुनौती भी साबित हुई है। और तेलंगाना में हाल ही में देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है विधानसभा चुनाव में, ये कहीं से भी कांग्रेस नहीं चाहती कि तेलंगाना में उन्हें हार का सामना करना पड़े और मेंढक सीट पर भी उनका दबदबा कायम रहे। पूजा बिल्कुल, और कंचन का रुख कर लेते हैं। कंचन, देखिए कल बड़ी बैठक कांग्रेस की तरफ से हुई, ना केवल यात्रा को लेकर, ना केवल 2024 से पहले रणनीति को लेकर चर्चा हुई, बल्कि अब जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि रायबरेली वो सीटों की जहां से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन क्या तेलंगाना में मिली जीत के आधार पर आगे लोकसभा चुनाव की रणनीति इतनी आसान होगी कांग्रेस के लिए? जी देखिए, जिस प्रकार से तेलंगाना में कांग्रेस को अभी बड़ी जीत हासिल हुई है, उसको देखते हुए कल तेलंगाना कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा है कल की बैठक में कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को तेलंगाना की मेंढक सीट से लड़ाया जाए, ताकि उनका जो आसपास के क्षेत्र है, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, साउथ में उनका दबदबा बना रहे और पार्टी का एक बड़ा नेता अगर यदि वहाँ से लड़ता है, तेलंगाना की लोकसभा सीट से लड़ता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें जीत हासिल होगी। बिल्कुल सागर, देखिए सोनिया गांधी का जिक्र हो रहा है कि तेलंगाना में उन्हें भेजा जाए, वहां पर चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अब हम जो स्थिति देख रहे हैं, बेशक तेलंगाना में बीजेपी बेहतर नहीं कर पाई, जीत नहीं पाई, लेकिन सीट में इजाफा तेलंगाना में बीजेपी के लिए हुआ था। और साउथ की जब हम बात करते हैं, बीजेपी के लिए दक्षिण एरिया काफी ज्यादा कह सकते हैं अभी कमजोर है, तो क्या वहां पर मोदी की गारंटी पर एक तरफ भरोसा और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस सोनिया गांधी को भी चुनावी मैदान में उतारती है ताकि बाकी नजदीकी एरियाज को भी साधा जा सके, तो क्या ये रणनीति काम आएगी कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में? देखिए पूजा, अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव में साउथ पर जिस तरह से कांग्रेस ने फोकस किया, भारत जोड़ो यात्रा कहा जा रहा है कि इसकी बहुत बड़ी वजह है। साउथ में पकड़ बनाई कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वहां पर जाकर अच्छा देखिए कमाल किया, प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। और इसीलिए कर्नाटक जैसे राज्य की हम बात करें, तेलंगाना जैसे राज्यों की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है। और तेलंगाना के मेंढक सीट से इंदिरा गांधी पहले चुनाव लड़ा करती थी। सोनिया गांधी को उतारने का मकसद केवल ये है कि रायबरेली की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, सन 2004 से सोनिया गांधी लगातार वहां पर जीतती चली आ रही है। किसी को हरा पाना देखिए उनके लिए बहुत कठिन साबित हुआ हर बार। अब ऐसे में मेंढक सीट की बात करें तो वहां पर चाहती है कांग्रेस की हमारा दबदबा कायम रहे, जो हमने साउथ पर अपनी पकड़ बनाई है वो पकड़ कहीं से छूटे मत। बिल्कुल कंचन, देखिए कल बैठक हुई, रणनीति तैयार की गई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा
निकाली जानी है राहुल गांधी की तरफ से, इसको लेकर भी रणनीति तैयार हुई है। लेकिन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा प्रभाव उसका पड़ा है लोगों पर। और अब जो ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या ये समझा जाए कि चुनाव से पहले इसका भी प्रभाव और एक इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए पॉजिटिव रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा 22 दिन रुकी थी। कर्नाटका में 22 दिन रुकने के बाद वहाँ पे जब दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पे कांग्रेस को जीत हासिल हुई। उसी को देखते हुए अब जो रणनीति बनाई गई है, रूट मैप बनाया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक दिन दिए गए हैं, 11 दिन उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को लेके ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी वहाँ पे ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन वहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। और किस प्रकार से पूरी रणनीति रहेगी, क्या नैरेटिव सेट किया जाएगा उन 11 दिनों में, उसको लेके पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। वो उस नैरेटिव को किस प्रकार से पार्टी सेट करती है, कितनी कामयाब होती है, उसको लेके पूरा अभी ये कहना मुश्किल होगा कि पार्टी वहाँ पे क्या 5 से 25 सीटें कर पाएगी, ऐसा कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को अहमियत दी है और सबसे ज़्यादा सीटें देखिए वहाँ पे सरकार गठबंधन में भी है, वहाँ पे आरएलडी भी है, नीति और क्या नाम है मायावती भी है, बाकी तमाम और बड़ी पार्टियां भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी वहाँ पे कितनी सीटों पे चुनाव लड़ती है, क्या उसका पूरा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति रहेगी, और सबसे ज़्यादा 11 दिन दिए गए हैं तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि चलो ठीक है, आप दोनों का बहुत-बहुत पूरा शुक्रिया केंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती आज है और इस मौके पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत भी की। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती आज है और इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती है आज और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।